हेलो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे सहपाठियों, कैसे हो। आज हम एनएमएस के बारे में, एनएमएस की क्लास के अंदर विज्ञान की क्लास लेकर आया हूँ। इसके अंदर विज्ञान का पहला चैप्टर, आज उस पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर है वो फसल के बारे में है कि फसल कितने प्रकार की होती है, किसे फसल कहते हैं, क्या क्या उपकरण काम में आते हैं। इसमें जो अपने एनएमएस के सिलेबस में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उसका मैं अध्ययन करवा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना। पहला है फसल कि पहला है फसल, पहला पार्ट है। तो फसल किसे कहते हैं? एक क्षेत्र में बड़ी संख्या में उग आए पौधों को फसल कहते हैं। पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। यानी एक ही क्षेत्र पर एक जैसे पौधे बहुत बड़ी संख्या में उगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। इसके बाद में फसल है वो ऋतु के आधार पर फसलों के प्रकार, ऋतु के आधार पर फसल है वो 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब इसमें आता है कि रबी की फसल कब बोई जाती है, उसके बोने का जो समय है उसको रबी की फसल है, इसको एक नाम है जिसको स्यालू बोला जाता है। स्यालू, यानी रबी की फसल को स्यालू कहा जाता है, खरीफ की फसल को नालू कहा जाता है। इसे जो स्यालू फसल है यानी जो रबी की फसल है उसके जो बोने का जो समय है वो कब है? लगभग दिसंबर के आसपास, लिख देता हूं मैं, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। नवंबर दिसंबर में बोई जाती है एवं मार्च में काटी जाती है। नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती है। अब इसकी फसल होती कौन कौन सी है? इसके अंदर सरसों, गेहूं, चना, मटर, तारामीरा, यानी जो सर्दियों के अंदर जो ग्रामीण प्रदेश से सारे बच्चे हैं तो सर्दियों के अंदर जो फसल बोई जाती है वो क्या कहलाती है? स्यालू या इसको रबी की फसल कहा जाता है। अब दूसरा जो फसल का प्रकार है वो है खरीफ। खरीफ की जो फसल है उसको उनालू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनालू। इसके भी बोने का समय है, खरीफ की फसल का जो बोने का समय है वो है मार्च। खरीफ की फसल का जो बोने का समय है वो है जून के अंदर, यानी जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है एवं नवंबर के लगभग नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। नवंबर में काटी जाती है। नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। इसके अंदर फसल कौन कौन सी होती है? जो अभी मौसम है अपना जो चल रहा है उसके अंदर जैसे खरीफ के अंदर आता है चावल, कपास यानी नरमा या नरमा बोल सकते हैं। कपास नरमा एक ही बात है। इसके अलावा कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है, सरसों को पीला सोना कहते हैं, बहुत बार प्रश्न आता है। अफीम को काला सोना कहते हैं और पेट्रोलियम को भी काला सोना कहा जाता है। कपास, नरमा, चावल, इसके अलावा ग्वार, बाजरा, यानी इस प्रकार की जो फसलें हैं और है, जैसे मूंग है, यानी ये जो फसल है वो कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसल है। इसके बाद में आता है जायद की फसल। जायद की फसल कौन कौन सी? तीसरा जो आता है जायद की, ठीक है, जायद लिख देते हो। फसल का प्रकार है जायद। ये कब बोई जाती है? जायद है वो मार्च
में बोई जाती है, मार्च में बोई जाती है एवं जून में काट ली जाती है, जून में काटी जाती है। इसको सब्जियों की फसल कहते हैं, यानी सब्जियां होती है इसके अंदर, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, लौकी, यानी इस पे बहुत सारी फसलें और भी है। ये सारी है उसको जायद की फसल कहा जाता है। प्रश्न आता है इसमें से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, 4 पूछा जाएगा, 3 खरीफ की दे दी जाएगी, 1 जायद की या रबी की फसल दे दी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा असंगत है, या फिर खरीफ की फसल कौन सी है। 3 रबी की दे दी, 1 खरीफ की दे दी। फिर उसके बाद में पूछा जाएगा आपसे 3 रबी की दे दी, 1 खरीफ की दे दी, उसके बाद में 3 रबी की दे दी और 1 खरीफ की दे दी, यानी कुछ भी ऐसे पूछा जाएगा, मतलब 3 एक जैसी होगी और 1 अलग होगा, उसको बोलते हैं डेमेल, या इसको इस प्रकार से कौन सी कैसी फसल है, और इसके बोलने का जो समय वो पूछा जाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं, जो फसल है इसके लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपने चलते हैं, फसलों के प्रकार हो गए। अब फसल को जब बोते हैं उससे पहले खेत को तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसको फसल उत्पादन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें मिट्टी को पोला करना जुताई कहलाता है। बीज बोना यानी बीज बोने की जो मशीन है उसको सीड ड्रिल कहा जाता है। सीड ड्रिल आधुनिक जो बीज बोने की जो मशीन है, बिजाई की मशीन यानी बीज बोना पहले हल से, या फिर अब उसको बोल जाता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल होती है, बिजाई करने की मशीन होती है, उसको सीड ड्रिल कहा जाता है। इसके अलावा हल है, कुदाली है, ये सारे उसके मतलब यंत्र है। अब आता है कि फसल के अंदर जब उसको तैयार किया जाता है तो उसके अंदर खाद या उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो खाद किसे कहते हैं, उर्वरक। प्रश्न आता है बहुत बार कि खाद किसे कहते हैं, उर्वरक, दोनों में क्या अंतर है। यानी जो फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है वो तो होती है उर्वरक, और जो कृत्रिम रूप से या मतलब मानव के द्वारा खेतों में तैयार की जाती है उसको प्राकृतिक खाद या जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, बहुत सारे नाम है इसके, के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखना, फसल यानी जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए उसमें उर्वरक या खाद का प्रयोग किया जाता है। तो खाद 2 प्रकार की होती है। उर्वरक, उर्वरक किसे कहते हैं, उर्वरक यानी मानव द्वारा निर्मित, या मैं इसको कह सकता हूं फैक्ट्री में निर्मित उत्पाद, फैक्ट्री में निर्मित उत्पाद, यानी वे उर्वरक जिसका उत्पादन फैक्ट्री के अंदर किया जाता है वे उर्वरक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण इसके बता देते, जैसे डीएपी, यूरिया, सुपर, ठीक है, ये सारे कैसे हैं, उर्वरक है। इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इसके एवज में जो दूसरी खाद है उसको बोलते हैं प्राकृतिक खाद। इसके बहुत सारे नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है प्रश्न। प्राकृतिक खाद यानी किसको कहते हैं, मानव निर्मित खाद। मानव निर्मित खाद, मानव निर्मित जो खाद है उसको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक खाद। इसको और नाम से जाना जाता है जैविक खाद, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, और इसको बोलते हैं, ये किससे बनाई जाती है, गोबर से, गोबर से या पशुओं के मलमूत्र से सड़ा गला करके जो खाद बनाई जाती है उसको प्राकृतिक खाद कहते हैं, मानव निर्मित खाद कहते हैं, जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है, ह्यूमस सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस, ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। ह्यूमस की मात्रा कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। इसके अलावा इसमें एक मेरे को याद आ गया, जो केंचुआ होता है ना, केंचुआ,
बहुत बार प्रश्न ये भी आता है कि केंचुआ को या केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। इसके अलावा अब आता है कि फसल अब तैयार होगी, फसल उगने के बाद में उसके अंदर अनावश्यक रूप से पौधे उगाए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। इसको लिखेंगे अगला पॉइंट कि फसल के साथ अनावश्यक रूप से उग आए पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार नाशी एक उदाहरण है। इसको खरपतवार कहते हैं। इसको कम करने के लिए या खरपतवार को कम करने के लिए 2,4-D रसायन का नाम है खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी रसायन, इसका नाम क्या है? 2,4-D। 2,4-D ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार आता है कि खरपतवार नाशी एक उदाहरण बताओ। अपनी किताब के अंदर दिया हुआ 2,4-D ये आता है कि खरपतवार नाशक का उदाहरण क्या है? 2,4-D है। तो ये हो गया फसल। इसके बाद में आता है खरपतवार होगा। अब आगे चलते हैं अपने। जब फसल उग जाती है, उगने के बाद में उसको पानी देना पड़ता है, यानी फसल को निश्चित अंतराल के अंदर पानी देने की जो प्रक्रिया है उसको सिंचाई कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निश्चित अंतराल पर फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। प्रश्न आता है कि निश्चित अंतराल पर फसलों को पानी देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। सिंचाई करने के दो तरीके हैं। सिंचाई करने के तरीके या प्रकार कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? पहला है, सिंचाई करने के 2 तरीके हैं। एक है छिड़काव तंत्र, एक है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र है, ये आधुनिक है। ठीक है, 2 तरीके हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। ये कैसे तरीके हैं? आधुनिक तरीके हैं। तो इसके लिए मैं बता देता हूं, इसे आप लिख लीजिए। ये आधुनिक है, 2 तरीके हैं इसमें। ये कैसा तरीका है? ये आधुनिक है। यानी सिंचाई करने का जो आधुनिक तरीका है वो कैसा है? छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र है। इसके बाद में जो परंपरागत तरीके हैं, परंपरागत तरीके कौन कौन से हैं? यानी सिंचाई करने के ये तो आधुनिक तरीके हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र है। परंपरागत तरीकों के अंदर क्या आता है? चढ़स, रहट, ढेकली, मोठ। ये है चढ़स, रहट, ढेकली, मोठ, घिरनी। ये सारे जो तरीके हैं ये परंपरागत तरीके हैं। इसमें क्या है? बैल को जोड़ दिया जाता था और ऐसे ऐसे करके पहले पानी कुएं के अंदर से या तालाब के अंदर से निकाला जाता था और मतलब एक वितरिका बनाई जाती थी, उसके अंदर छोड़ा जाता था। अब उसमें क्या है? कुछ चेंज आ गया है, आधुनिक तरीकों के अंदर आ गया छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। यानी छिड़काव तंत्र कहते हैं फुहारा पद्धति। इसको क्या बोलते हैं? फुहारा पद्धति।
छिड़काव तंत्र को बोला जाता है फौरा पत्ती। यानी ये किस भूमि के लिए है? ये है असमतल भूमि। असमतल भूमि, असमतल भूमि पर पानी या सिंचाई करने की जो प्रक्रिया आजकल जो चल रही है उसको बोलते हैं छिड़काव तंत्र। यानी छिड़कने पानी में फौरा पत्ती, फौरे लगा दिए जाते हैं और असमतल उबड़ खाबड़ भूमि है उस पर फौरा पत्ती के द्वारा फसल का उत्पादन किया जाता है। ड्रिप तंत्र है, इसको बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई ये बागवानी के काम आती है। यानी जहां पर समतल भूमि, या इसको मैं बोलता हूं समतल भूमि, ये कहां पे? समतल भूमि पे। ये असमतल भूमि पे छिड़काव तंत्र होता है, ड्रिप तंत्र होता है वो समतल भूमि पे होता है। इसको बूंद बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है, इसको फौरा पत्ती के नाम से जाना जाता है छिड़काव। ये आधुनिक तरीके हैं और ये परंपरागत तरीके, चडस, रहट, ढेंकली, मोट और गिरनी। अब इसके बाद में आता है कि फसल, ये लेना, अगला चलते हैं कि फसल को सिंचाई करने के बाद में काटते हैं। सिंचाई करने के लिए उसके अंदर फसल को उसके अनाज या उसका जो कचरा होता है यानी भूसा, उसे अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। अगला पॉइंट है फसल को उसके दानों से अलग करने की प्रक्रिया, की फसल को, अनाज के दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फसल को उसके दानों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आता है फसल को उसके दानों से या उसके भूसे से अलग करने की प्रक्रिया है, उसको क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग कहा जाता है। इसके अलावा फसल को काटने के लिए एक मशीन है, कंबाइन मशीन। फसल को काटने का आधुनिक यंत्र है, उसका नाम है कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन। फसल को काटने का जो आधुनिक यंत्र है या आधुनिक मशीन है उसका नाम क्या है? कंबाइन मशीन की सहायता से काटा जाता है। कटाई की जाती है दाती से, पहले करते थे, अभी अपने बोलते हैं रीपर, या उसके बाद में आता है कंबाइन, उसमें अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद में आता है फसल की कटाई होने के बाद में इसको रखा जाता है। यानी फसल को बीज, यानी बीज होते हैं फसल के, या फसल का जो अच्छी फसल के जो दाने होते हैं उसको बड़े पैमाने पर एक स्थान पर बड़े बड़े स्टील के पात्रों या बड़े बड़े पात्रों में या रखा जाता है, उसको साइलो कहा जाता है। यानी फसल के दानों या कहूं बीजों का बड़े स्तर पर लोहे के पात्रों, लोहे या स्टील के पात्रों में रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? साइलो। रखने की जो बोरियां होती है, बड़े बड़े पात्र होते हैं, बड़े 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 स्टील के पात्रों को साइलो कहा जाता है। प्रश्न आता है साइलो कहते हैं। क्या प्रश्न है कि फसलों को जब काट लिया जाता है तो उसके बीजों को एक बड़े स्तर पर मतलब इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि अगली फसल के लिए उस बीज तैयार हो सके। तो इस विधि को या इस जो रखे जाते हैं जो बड़े बड़े पात्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है? साइलो कहा जाता है। अब इसके बाद में आता है कि भारत के अंदर फसल के अंदर एक क्रांति हुई जिसका नाम है हरित क्रांति। हरित क्रांति का जनक, ये प्रश्न आता है कि हरित क्रांति का जनक
किसे कहा हरित क्रांति का जनक माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो 98 साल की उम्र में अभी अभी कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हुई थी। स्वामीनाथन के 98 साल में थे। इन्होंने भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने अमेरिका से मतलब गेहूं और भारत में हरित क्रांति हुई वो किस फसल के अंदर ज्यादा हुई? गेहूं और चावल के अंदर। फसल की बात करें, हरित क्रांति किस में ज्यादा हुई? फसल का नाम अगर मैं बोलूं तो फसल किस में हुई? गेहूं व चावल के अंदर हरित क्रांति हुई। भारत के अंदर सबसे पहले हरित क्रांति किस राज्य के अंदर मतलब प्रयोग किया गया बीजों का, हरित क्रांति के बीजों का? तो वो है पंजाब। सबसे पहले पंजाब में हरित क्रांति के बीजों का प्रयोग किया गया। बीजों का प्रयोग किया गया। हरित क्रांति के बीजों का प्रयोग किया कहां पे? भारत के अंदर। इस प्रकार से आज अपना जो सिलेबस का जो पहला चैप्टर था उसके अंदर शायद इतने ही क्वेश्चन हैं। थोड़ा इतने क्वेश्चन है। अभी पहला पार्ट अपना खत्म होता है। पहले पार्ट के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों को कंठस्थ करें, याद करें और अपने बुक के अंदर या रजिस्टर बना लें, उसमें लिखें। ये है समझ विज्ञान का पहला चैप्टर फसल चक्कर। तो आज की क्लास यहां समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। सभी विद्यार्थियों से फिर निवेदन की लिंक को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने भाइयों को शेयर करें ताकि वे भी इस क्लास का लाभ ले सके। जिन्होंने एनएमएस का फॉर्म अप्लाई किया है, जिसने नहीं भी किया है तो उसके लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली क्लास में।